स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 11 को कवर करने वाले। चूँकि इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर का एक्सप्लेन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब करा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस चैनल पर उपलब्ध है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेन को शुरू करते हैं। देखिए, यह जो चैप्टर है ना, यह काव्य खंड के 11वां नंबर चैप्टर है, ठीक है ना, जिस चैप्टर का शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या है शीर्षक? प्यारे नन्हे बेटे को। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग इनसे परिचित होंगे, पहचानते होंगे इनको, क्योंकि ये 10th में एक मछली चैप्टर भी लिखे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहा उनका, प्रचलित भी रहा, और इसमें भी यह भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो इनका जो जन्म है ना 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? किनका? तो विनोद कुमार शुक्ल का। उसी के बारे में भी हम जानते हैं, थोड़ा कवि परिचय फिर पाठ पर आएंगे। इनका जो जन्म है 1 जनवरी 1935 को हुआ, 37 को हुआ। इनका जन्म स्थान की बात करते तो इनका जन्म स्थान जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इनकी कुछ वृत्ति देख लेते हैं। वृत्ति में जैसे इनकी कई सारी वृत्ति भी रहा है, जैसे कि कौन कौन सी वृत्ति है, जैसे कि देखिएगा, इनकी वृत्ति है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अब पूछेगा एग्जाम में कि किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके थे? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, अर्थात इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में जो है विनोद कुमार शुक्ल जी क्या रह चुके हैं? तो एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, आगे देखिएगा, और इसमें आगे और जो है कवि, इनको कौन कौन सा इस कवि को सम्मान दिया गया है? सम्मान की बात करते हैं तो इनको जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। और उसके बाद दिया गया है 1992 ईस्वी में दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान। थोड़ा ऊपर से ये हो गया है, चलिए देखिए, दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान। और उसके बाद 1997 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। सॉरी, यहाँ पर क्या मिस हो गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में दिया गया, थोड़ा सा मिस हो गया है। ये जो रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार 1992 में, फिर से समझिए क्या है। ये जो रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार बताया है ना, ये रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार ये 1992 में हो जाएगा। और उसके बाद दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो बताया ये हो जाएगा 1997 में। उसका साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जो बताया ये हो जाएगा 1999 में, ठीक है। जिसमें से ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा भी जाता है कि कब इनको दिया गया था, तो 1999 में। आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या कवि से परिचित और कौन सी बातें हैं, जैसे इनकी कुछ कृतियाँ, कौन कौन सी कृतियाँ हैं, जैसे देखिएगा लगभग जय हिंद। उसके बाद यह जब इनकी प्रथम कविता संग्रह, अब एग्जाम में कहीं पूछ दे कि इनकी प्रथम कविता संग्रह का नाम लिखें, तो प्रथम कविता संग्रह है लगभग जय हिंद। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इनकी जो दूसरी, उसके बाद और कौन कौन सी कविता लिखे हुए हैं, और कविता है वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह। फिर से देखिए क्या है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और यह जो एक कृतियाँ काफ़ी ज़्यादा चर्चित इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि अभी हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले प्यारे नन्हे बेटे को इसी चैप्टर से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, इसी से संकलित है। कहीं एग्जाम में पूछ दे प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये मन में गलत वहम मत लाइएगा कि डबल है तो ये नहीं पूछेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद देखिए सब कुछ होना बचा रहेगा, ये 1992 में इनको दिया गया। उसके बाद अतिरिक्त नहीं 2001 में। उसके बाद नौकर का कमीज, उसके बाद है पेड़ पर कमरा। ये सब जो है इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। बिना टाइम को व्यतीत किया हम लोग जो है पाठ पर आते हैं, एक एक पंक्ति का मतलब समझते हैं। जैसे देखिए पहला पंक्ति, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। यानी कि देखिए ध्यान से समझिए, कहने का मतलब क्या है, पिताजी जो है अपने प्यारा सा नन्हा सा एक बेटा है, ठीक है ना, पिताजी उनको कंधा पर उठा लिए हैं। और बेटवा जब जो कंधा पर बैठ गया ना अपने पिताजी के कंधा पर, तो पिताजी के कंधा पर क्या बोल रहा है बैठ करके कि पापा हम तो दादा से भी बड़ा हो गए। क्या बोला है? पापा मैं तो दादा से भी बड़ा हो गया, ये हम दादों से बड़ा हो गए हो पापा। देखिए कोई होता है सो बाप से बड़ा होता है, ये बोल रहा है कि हम दादा से ही बड़े हो गए, ऐसा ही थोड़ा सा मजाक। चलिए, बोल रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, यानी पिताजी अपने प्यारे से बेटे को कंधे पर बैठा लिए, नन्हे से बेटे को, और वह कंधा पर बैठ करके बोल रहा है कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया। इस तरह से वो बोल रहा है, और इन बातों को जो है कवि सुन रहे हैं, लेखक सुन रहे हैं कि हमारे जो है नन्हे से प्यारा सा बेटा बोल रहा है कि हम दादा से भी बड़ा हो गए। चलिए देखिए,
एग्जाम में लिखना होता है इसे लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे से ली गई है। और यह प्यारे नन्हे बेटा कहाँ से लिया गया पता है? यह लिया गया है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, वहीं से लिया गया है, जिसमें कवि ने अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाया है। बेटा कहता है कि अब वह दादा से भी बड़ा हो गया है ना। चलिए आगे देखिए, आगे इन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पंक्ति का मतलब समझ में आ जाएगा। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, अब जो है कवि बोल रहे हैं कि अब तो हम अपना बेटा के बैठा लिए कंधा पर, अब हमारा बेटी के बारी आ रहा है। अब कवि बोलेंगे हम अपना बेटी को बैठा लेंगे, यानी अपने पास बुला लेंगे, बैठाएंगे नहीं पास बुला लेंगे, और पास बुला करके अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। देखिए अब ध्यान से समझते चलिए, आपका एक सब्जेक्टिव प्रश्न ही होगा इसी में कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो याद से ध्यान से। और उसके बाद एक और सब्जेक्टिव होगा कि बिटिया से क्या सवाल किया गया, तो बिटिया से यही सवाल किया गया कि बिटिया बताओ आस पास जो है लोहा आस पास कहाँ कहाँ, यही सवाल किया गया है। सब्जेक्टिव होगा इसलिए ध्यान से समझते चलिए, यही प्रश्न किया गया है। और वो कहाँ कहाँ बताती है, पिताजी उनसे पूछेंगे कि बिटिया से पूछेंगे कि बिटिया बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, तब बिटिया बोलेगी चिमटा में लोहा होता है, करकुल कहे तो करछुल में लोहा होता है, सिगरी में लोहा होता है, शमशी में लोहा होता है, दरवाजे की सांकल कब्जे में खिला दरवाजे में फंसा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है ना, फंसा हाल लिखा गया हुआ होगा, वह बोलेगी झटपट। यानी कि जैसे पिताजी पूछेंगे ना बिटिया बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, तो बिटिया एकदम हाल सीना बोलेगी कि पिताजी लोहा तो चिमटा करछुल सिगरी शमशी दरवाजे की संकल में कब्जे खिला हुआ, दरवाजे की संकल कब्जे खिला दरवाजे में फंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। यानी बोलेगी कि यहाँ पर फला फला जगह पर लोहा है, दरवाजे में कांटी ठोकर लगता है उसमें भी लोहा होता है ना। आगे देखिए हम समझाते इसको विस्तार से, लिखेंगे या समझिए इसको ध्यान से। यानी कि कवि प्यारी बिटिया से पूछता है कि बतलाओ हमारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। क्या उससे पूछा गया कि हमारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। बिटिया झटपट बोलेगी लोहा चिमटा में है, लोहा करछुल में है, लोहे की कढ़ाई में जो होता है लोहा का जो कढ़ाई होता है वो भी तो लोहा ही क्या है। उसके बाद सरसी में है, दरवाजे की जंजीर और दरवाजे में लगे कब्जे में है, दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है ना उसमें जो जंजीर होता है उसमें भी लोहा है, लोहा दरवाजे में लगी मोटी कांटियों में भी है। इस तरह से बिटिया झटपट से कह करके बताएगी। हमें उम्मीद है कि दूसरों का मतलब समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखेंगे तीसरे पंक्ति का मतलब समझेंगे हम लोग। चलिए देखिए समझिए अब आगे, रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। यानी कि बेटी पहले तो बता देगी कि फला फला जगह पर लोहा है, अब फिर वह बताने के बाद फिर थोड़ा सोचेगी अरे यहाँ छूट गया, अब फिर सोच करके बोलेगी लगले पिताजी यहाँ पर भी तो लोहा होता है। फिर रुक करके याद करके फिर बताएगी पिताजी लोहा किस पर होता है भैया, जो दो खंभा गाड़ा हुआ है, दोनों खंभा के बीच में जो बांधा हुआ है, जो दोनों खंभा के बीच में जो वो ताना हुआ है होता है ना, दो खंभा गाड़ के कपड़ा पसारने के लिए हम लोग खिला देते बांध देते ना कुछ कपड़ा खिलाने के लिए बीच में एक, तो लड़की याद करके बोलेगी पापा जी जहाँ पर भैया के वो गीला चड्डी सूख रहा है, जहाँ पर जो दो खंभा गाड़ा हुआ है बीचे बीचे जो बांधा हुआ है तार, उसमें भी तो लोहा है ना। फिर बिटिया इस तरह से याद करके बताएगी इस तरह से, और फिर बोलेगी साइकिल में भी होता है लोहा। इस तरह से बिटिया जो है सोच करके बोलेगी। आगे देखिएगा, आगे फिर आसपास वह ध्यान करेगी, इतना ही नहीं बता करके फिर ध्यान करेगी, कुछ और छूट तो नहीं रहा है। फिर आसपास वह ध्यान करेगी बिटिया, दुबली पतली पर हरकत में बड़ी तेजी, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा। यानी कि बेटी एकदम दुबला पतला है, इतना दुबला पतला है, शरीर भी दुबला पतला है बिटिया का, किंतु वह ध्यान करने में बड़ी फास्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, फास्ट है पढ़ने में, और वह जल्दी से ना समझ करके बताएगी कि कहाँ कहाँ पर लोहा होता है, और पूरा पहचान करके बता देगी कहाँ कहाँ पर लोहा होता है, कहाँ कहाँ पर लोहा नहीं होता। चलिए एक बार एग्जाम में लिखना हो तो इस तरह से लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पाठ से लिया गया है, कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो कवि अपनी प्यारी बेटियों से पूछता है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, और वह कुछ सोच करके जवाब देती है। यानी जब उससे पूछा जाता है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, तो बेटी कुछ सोच करके जवाब देती है लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा पर लोहे है। यानी लकड़ी के दो खंभों पर जो बंधा तना हुआ है कपड़ा खिलाने के लिए, उस पर भी लोहा है। जिस पर नन्हे भाई के गीले कपड़े सूख रहे हैं, यानी बोले जिस पर कपड़ा का भाई के सूख रहा है वो भी उसमें जो लोहा है, जो बंधा हुआ है तना उसमें लोहा है। इसके अलावा सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल लोहे की बनी होती है। फिर बेटी बोलेगी पूरा साइकिल में भी लोहा होता है, सेफ्टी पिन में भी लोहा होता है। पुनः वह अपने आसपास ध्यान करेगी और सोचेगी, फिर आसपास ध्यान करके सोचेगी वह शरीर से भले ही दुबली पतली हो, यानी कि जो लड़की है ना उसकी बेटी, वह शरीर से मानते भले ही दुबली पतली हो
लेकिन वह सजग है, वह बहुत जल्द जान लेती है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। शरीर से दुबली पतली है, सजग है, किंतु वह जान लेती है बड़ा जल्दी कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ, यानी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में भी तेज़ है, दिमाग में भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। चलिए आगे देखिए, अब इससे आगे समझिएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब मैं याद दिलाऊंगा। अब पिताजी यानी कि अब कवि बोले कि अब तो बेटा पहचानने की बारी था, बेटा पहचान लिया कहाँ कहाँ लोहा है। अब बोले कवि कि अब मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। फावड़ा में लोहा होता है, कुदाली में लोहा होता है, टंगिया में होता है, वसूला में होता है, टंगिया टेंगारी वसूला में होता है, जिसका प्रयोग ज़्यादातर मिस्त्री के वो सब करते हैं, मिस्त्री उस्त्री। खुरपी में होता है, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, उसमें भी लोहा होता है। बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, यानी कि बैल के गर्दन में जो होता है ना लटका, जो बैल गर्दन हिलाता है तो टन 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 बजता है, यानी उसमें भी लोहा होता है। यानी पिताजी बोले कि अब बेटा बता दिया, बेटी बता दी, अब जो छूट रहा है उसमें अब हम बता देते कि लोहा कहाँ कहाँ होता है। और भी फिर बोल रहे हैं पिताजी, यानी कवि बोल रहे हैं कि मैं याद दिलाऊंगा, जैसे मैं सिखलाऊंगा। अब याद रखिएगा, पिताजी क्या करने का काम कर रहे हैं, तो पिताजी सिखलाने का काम कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, पिताजी क्या करने का काम कर रहे हैं, तो पिताजी सिखला रहे हैं। चूँकि पुरुष जो होते हैं, पुरुष एक बाहर की भावनाओं को अच्छा तरह समझते हैं, बातों को समझते हैं, कट्टू अनुभवों का ज्ञान होता है, इसलिए वह सिखलाने के प्रयत्न करेंगे। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछे कि पिताजी क्या करते हैं, तो रहेगा ऑब्जेक्टिव समझाते हैं, सिखलाते हैं, इस तरह से देख लीजिएगा। पिताजी सिखलाने का काम कर रहे हैं। अब पिताजी बोले मैं याद दिलाऊंगा, जैसे मैं सिखलाऊंगा बिटिया को। फावड़ा में, कुदाली में, टंगिया में, वसूला में, खुरपी में, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैल की गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। इतना ही नहीं, अब पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी। अब याद रखिएगा, पत्नी क्या करने का काम करे, पत्नी समझाने का काम करे। पिताजी सिखलाने के काम करे, जबकि पत्नी समझाने की काम कर रही है। क्योंकि पत्नी एक घर में रहने वाली होती है, घर का सारा ज्ञान होता है, इसके नाते वो उसमें बहुत ही ज़्यादा कट्टू अनुभवों का ज्ञान होता है, इसलिए पत्नी जो होती है अपनी बेटी को सिखाने का ही काम करती है। अब उधर तो अब उतना बता दिए कभी कि यहाँ यहाँ लोहा होता है फला फला जगह पर। अब पत्नी बताएगी कि पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी, यानी पत्नी अपनी बेटी को समझाएगी, जैसे याद दिलाएगी। बिटिया को बाल्टी के सामने कुएं, क्या है, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, यानी कि कुआं में एक घिरनी की तरह टाइप का रहता है ना, जब बाल्टी उसमें लटकाते हैं तो घिरनी के टाइप से रस्सी ऐसे लटक जाता है, और फिर से ऊपर घिसते हैं तो फिर से उसी में रस्सी लपटावे चलाता है। तो फिर मम्मी बताएगी अपनी बेटी की, बिटिया लोहा तो वहाँ भी होता है जहाँ पर बाल्टी रखल है, देखो उसमें जो कुआं के बीच में जो घिरनी लगा हुआ है, और जिसमें रस्सी जो इधर से इधर जाता है उसमें भी तो लोहा है। छत्ते की कारी में लोहा है, कारी डंडी जो होता है छत्ता का, उसमें लोहा है। घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बला डीला, जगह जगह लोहे का टीले। और फिर मम्मी बताएगी फलना फलना जगह पर लोहा आता है, जैसे हंसुआ हो गया, चाकू हो गया, कारी हो गई, क्या हो गया, कारी डंडी हो गया छत्ता के, इस सब में घिरनी उरनी हो गया। घिरनी मतलब लोहा में जो लटका रहता है ना उसमें, कुआं में, उसमें, यानी कि सब चीज़ में तो लोहा होता है। इतना ही नहीं, फिर पत्नी बताएगी कि बेटी भिलाई, बला डीला, भिलाई एक जगह है, ठीक है ना, और बला डीला भी एक जगह है। खास करके ये कवि वहीं के रहने वाले हैं। कवि कहाँ के रहने वाले हैं, कवि नहीं, इसको जो जिस व्यक्ति का जिक्र हो रहा है ना, इसमें जिस व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से बताया जा रहा है, कवि जिसके बारे में बता रहे हैं, भावनाओं को समझिए, भावनाओं को। तो बोले कि खास करके भिलाई के ही रहने वाले, तो ऑब्जेक्टिव में कहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये जो है बोल रहे हैं कि उसकी पत्नी बोले कि बेटी इतना ही नहीं, बेटी भिलाई और बला डीला में जो है ना जगह जगह पर लोहे के टीले हैं, वहाँ पर जगह जगह पर लोहे के खदान है। चलिए इसको एक बार एग्जाम की दृष्टि से कैसे लिखेंगे, इसी तरह से हेडिंग लाइन बना के लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे, जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी को याद दिलाता है कि फावड़ा, कुदाल, टंगिया यानी टेंगारी, वसूला और खुरपी सब लोहा है, सब में लोहा होता है, सब खड़ी। उसके बाद पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा और बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, यानी कि सब में लोहा होता है। पिताजी याद दिलाएंगे, जबकि पत्नी बोलेगी, लेखक की पत्नी याद दिलाएगी, जैसे अपनी प्यारी बेटी को समझाएगी। याद रखिएगा, माँ समझाती है कि बाल्टी और सामने के कुओं में लगी लोहे की घिरनी, छत्ते की कारी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू सब लोहा है, यानी सब में लोहा है, यानी सब तो लोहे का बना हुआ है। और इतना ही नहीं, भिलाई और बला डीला में जगह जगह पर लोहे के टीले हैं, लोहे के खादान है, लोहा की वहाँ पर एक समझो तो एक बड़ा भंडार ही है। इस तरह से मम्मी समझाई कि भिलाई और बला डीला में लोहा ही लोहा है। ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछेगा कहाँ का जिक्र है, तो भिलाई और बला डीला का ऑप्शन के अनुसार चल जाइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगला पंक्ति को देखते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी पंक्ति अभी बचा हुआ है। चलिए आगे समझिए। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। चलिए समझिए यहाँ पर ध्यान से,
लेखक बोल रहे हैं कि आप तो पहले बेटवा से पूछ लिए, तो बेटवा तो बोला हम तो दादे से बड़ा हो गए कंधा पर बैठ के। कुछ बिटिया बताई कि यहाँ यहाँ पर लोहा होता है, रुक रुक करके बताई, लेकिन बताई। फिर पिताजी बताए फला फला जगह पर लोहा होता है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी बताई कि यहाँ यहाँ पर लोहा होता है, पिताजी सिखला भी, मम्मी समझाई भी, इस तरह से। और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कभी कि अब सब गोरा मिल करके ढूंढेंगे। आप इसी तरह सब गोरा मिल करके ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत का लोहा है। चलिए इसको समझिए ध्यान से। एग्जाम में लिखना तो उसी तरह से हेडिंग लाइन बनाइएगा, हम केवल बताते हैं इसका मतलब। जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटिया से कहते हैं कि घर के सभी लोग मिलकर सोचेंगे और एक साथ ढूंढेंगे, यानी कि अपने कवि बोला अपनी प्यारी बेटिया से कि घर के सभी लोग एक साथ मिल करके ढूंढेंगे और ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। कवि को महसूस होता है लोहा कदम कदम पर है। कवि को ऐसा महसूस होता है कि लोहा जो है हमारे कदम कदम पर लोहा व्याप्त है, यानी कि रियली बात है। बिना लोहा के इंसान का जीवन अनसुना है, ठीक है ना, जीवन संभव नहीं है। यानी हर एक जगह पर लोहा की जरूरत आ जाता है, ठीक है ना। ज़रा एक बार आप खुद कल्पना करके देखिए ना, तो कभी ऐसा सोचेंगे और उसके बाद कभी ऐसा महसूस करेंगे कि अरे लोहा तो जगह जगह पर होता है, कदम कदम पर लोहा व्याप्त है। कभी महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वो भी लोहा है। यानी कहने का मतलब है, कवि बोला कि जो व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, न जाने कितना से तरह से ठंडा में, इस तरह से अपने इतना कुछ दुख दर्द सहने के बावजूद भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। तो वह व्यक्ति जो मेहनत करते हैं ना, वह व्यक्ति भी लोहा के समान है कवि की दृष्टि में। कवि बोले कि जो इस तरह से मेहनती व्यक्ति होते हैं ना, परिश्रमी व्यक्ति, वह व्यक्ति भी लोहा के समान है। जो अपने घर को चलाने के लिए परिश्रम करते हैं इतने कष्ट को सह करके, वह व्यक्ति भी लोहा के समान है। इस तरह से कवि बोल रहे हैं। चलिए अब अगला पंक्ति का मतलब देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी बचा हुआ है अभी। चलिए आगे देखिए। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा। देखिए चलिए ध्यान से समझिए क्या इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कवि। चलिए हम बताते हैं। मेहनत का लोहा, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, यानी कवि, चलिए एग्जाम में लिखना हो तो इस तरह से हेडिंग बनाइएगा, हम सीधा इसका मतलब बताते हैं। जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी को कहते हैं कि वो प्रत्येक औरत जो, कौन बोल रहे हैं, प्यारी, ये जो कवि है ना अपनी प्यारी बेटिया से कह रहे हैं कि प्रत्येक औरत, जितना भी औरत होती है जो अत्याचार सह रही है, जो दुखों का बोझ उठा रही है, वो सब के सब लोहा के समान। यानी औरतों के साथ न जाने किस तरह से व्यवहार किया जाता है, उसको मारा जाता है, दुख दिया जाता है, और जो इस तरह से अत्याचार सह करके भी लगातार अपना मेहनत करती रहती है, परिश्रम करती रहती है, घर का बोझ दुख उठा करके लगातार मेहनत करती है, ये व्यक्ति भी, ये औरत भी एक लोहा के समान ही है। ऐसा कवि बोल रहे हैं अपने प्यारी बेटिया से। प्यारी बेटिया का पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए। प्यारी बेटिया के बेटा क्या सोच रहे हैं, सॉरी, प्यारी बिटिया का पिता, यानी कि पिताजी सोच रहे होगा बेटी के पिताजी कि हमारा जो उसका बेटा जो है ना, यानी कि हमारा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए, ऐसा कभी सोच रहे हैं। और उसकी लड़की को प्यारा सा दुल्हा मिल जाए, ऐसा कभी सोच रहे हैं कि जल्दी हमारा बेटा बड़ा हो जाए और उसको लड़की का क्या हो, जल्दी से दिना दुल्हा मिल जाए। एक पंक्ति बोले ना, इस घटना से उस घटना तक, कहीं सब्जेक्टिव में होगा भी कि इस घटना से उस घटना तक, कहने का तात्पर्य क्या है, इस घटना से उस घटना तक कहने का तात्पर्य है कि ये जो पिताजी होगा ना, पिताजी के बेटी के बचपन से लेकर के सियान हो जाने तक, तथा इनके बच्चे को, जो बेटा है उसका बचपन से लेकर के सियान हो जाने तक, एवं उस लड़की के वर घर देख करके, अर्थात अच्छे दुल्हा देख करके शादी कर देने तक से संबंध है। इस घटना से उस घटना तक कहने का मतलब यही होगा। हाँ, तो कवि चाह रहे हैं कि मेरा बेटा जल्दी सियान हो जाए और उसको, बेटी को जल्दी से ना क्या किया जाए, वो बेटा सियान हो जाए और जल्दी से ना बेटी के दुल्हा ढूंढ करके उनको शादी ब्याह करा दिया जाए, जिसके साथ उसकी शादी हो सके। यानी दुल्हा ढूंढ देगा और जल्दी जल्दी उसका शादी हो सके। इस प्रकार कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है, कवि बोले कि हर वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, औरत हो पुरुष कोई भी हो, हर एक व्यक्ति जो अपनी परिश्रम के सहारे अपनी जीविका को चलाता है, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है, कष्ट सहता है, दुख सहता है, न जाने कितना अत्याचार सहता है, जो इस तरह से अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए सारे दुख को सहता है ना, वह व्यक्ति भी लोहा के समान है। जो दबी सताई जा रही है वह व्यक्ति भी लोहा के समान है, जो सताई जा रही है वह लोहा के समान है। हर एक औरतों के साथ कितना अत्याचार किया जाता है वह भी एक लोहा के समान है। इस तरह से ये पाठ था। हमें उम्मीद है कि पाठ इतना ही पे ख़त्म होता है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। यही पाठ था पूरा, हम पाठ का भावार्थ समझाने का प्रयत्न किए हैं। बिना टाइम को व्यतीत किए हम इस चैप्टर को इतना ही पर क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं इतना ही पर। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। उसके बाद
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर ही दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट मन होगा कीजिएगा, ना मन होगा नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जो अगले ईयर देने वाले एग्जाम। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।